हेलो एवरीवन, आज है 29 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा केमिकल के बारे में। और आज इसके बारे में बात करना बनता भी है, इसके नतीजे आज आ चुके हैं और जो रिजल्ट्स आए हैं वो एक्चुअली में मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। तो नतीजे का जो असर है वो कल जब बाज़ार खुलेगा तब आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा। हालांकि आज भी यहाँ पर तकरीबन 2% का डिक्लाइन था और जिस तरीके के नंबर्स आए हैं कल भी डिक्लाइन पॉसिबल रह सकता है। हालांकि डिविडेंड भी अनाउंस करा है इसने, बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 1100 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है ये और एक महीने में 1% का ग्रोथ है। पहले एक बेहतरीन तेज़ी आई, फिर गिरावट आई और अभी कंसोलिडेट कर रहा है। शायद अभी थोड़ा सा और डिक्लाइन पॉसिबल है। एक साल में अगर आप देखोगे तो 13% की तेज़ी है। इससे पहले देखो क्या था ना कि कोई बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट नहीं हो पा रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ा मोमेंटम तब जाके क्रिएट हुआ जब टाटा सन्स के स्टॉक की लिस्टिंग पॉसिबल हुई। कि भैया टाटा सन्स जो कंपनी है उसकी लिस्टिंग पॉसिबल होने की जब खबरें आई तब ये एक ही झटके में 940 रुपये से 1300 रुपये से भी ऊपर चला गया। लेकिन अभी टाटा जो है वो भाई साहब अपने जो लिस्टिंग है उसको टालने ही वाला है और टाल ही देगा। और उसके चलते वापस वही हुआ कि वापस गिर कर ये नीचे की तरफ आ गया। देखो जो तेज़ी आई थी उसकी वजह भी थी और तब मैंने वीडियो बनाकर बताया भी था कि किस तरीके से वो टाटा केमिकल के लिए हेल्प हो सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी कह सकते हैं कि टाटा सन्स की टाटा केमिकल भी मतलब हिस्सेदारी है यहाँ पर टाटा केमिकल्स के पास है, जो परसेंटेज ऑफ शेयर्स है। और देखा जाए तो जितनी परसेंटेज ऑफ शेयर और जितना वैल्यू है उसका, वो टाटा केमिकल के मार्केट कैप के आसपास का है सिर्फ वो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि टाटा ग्रुप की काफ़ी अंडर वैल्यूड ये मानी जाएगी अगर टाटा सन्स की लिस्टिंग होती है तो। लेकिन रिजल्ट्स के बारे में अगर हम बात करने जाए तो इनके नतीजे आए हैं और उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं नंबर्स। अगर आप देखोगे तो इस बार इनका जो इनकम हुआ है वो मुश्किल से 3590 करोड़ के आसपास का इनका इनकम हुआ है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 3770 करोड़ का था। तो कम है इनकम। इवन पिछले साल के 4480 करोड़ से तो ये और कम हो गया। तो बहुत बड़ा डिक्लाइन कह सकते हैं यहाँ पर इनके रेवेन्यू में पिछले साल से अगर आप कंपेयर करते हो तो। और यहाँ पर इनके खर्चे हुए ज़रूर है। हालांकि खर्चे देखा जाए तो 3433 करोड़ के हैं, जो इससे पहले के क्वार्टर में 3565 करोड़ के थे। मतलब खर्चे थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन एक जगह पे खर्चा ज़्यादा दिख गया और वो है एक्सेप्शनल आइटम। 965 करोड़ के आसपास का एक्सेप्शनल आइटम के खर्चे के चलते इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 807 करोड़ का हो गया। 807 करोड़ का हो गया, जो इससे पहले 200 करोड़ के आसपास का था। इससे पहले 600 मतलब अप्रॉफिट था। तो यहाँ पर इन्होंने लॉस रिपोर्ट करा है और टोटल लॉस अगर हम देखें यहाँ पर तो 840 करोड़ के आसपास का नुकसान करा है इन्होंने, जो कि बहुत बुरा नंबर्स मैं कहूँगा, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 690 करोड़ का प्रॉफिट था इनका। तो जहां कंपनी पिछले साल इसी क्वार्टर में 690 करोड़ के प्रॉफिट पर थी, आज वो 840 करोड़ के लॉस में आ गई क्वार्टरली। और जहां जो कंपनी पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 4480 करोड़ के रेवेन्यू पर बैठी हुई थी, आज वो 3590 करोड़ पर आ गई इनका रेवेन्यू। मतलब 20% से भी ज़्यादा का डिक्लाइन इनके रेवेन्यू में देखने को मिला और प्रॉफिट से कंपनी लॉस में आई। और लॉस की सबसे बड़ी वजह, जैसे कि मैंने कहा, एक्सेप्शनल आइटम की वजह से यहाँ पर है। कोई तो खर्चा यहाँ पर इनका आ गया है। अगर जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो 15 रुपये का डिविडेंड भी इन्होंने डिक्लेयर करा हुआ है। जिसके पास शेयर्स होंगे उनको ये डिविडेंड भी यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पिछले साल इसी क्वार्टर में 690 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, उसने इस बार 840 करोड़ का लॉस दिखाया है। रेवेन्यू में भी 21% से भी ज़्यादा का ड्रॉप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी देखो मेरे हिसाब से बुरी नहीं है, ठीक है, बुरी कंपनी नहीं है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में जब ख़राब न्यूज़ आती है तो भाई साहब उसके चलते ही असर तो होगा। इतना ही नहीं, इसी साल मार्च महीने में फिंच रेटिंग ने इसका जो रेटिंग थी उसको रिवाइज़ करा था, जो यहाँ पर अगर आप देखो तो डिफ़ॉल्ट रेटिंग ऑफ टाटा केमिकल टू स्टेबल फ्रॉम पॉजिटिव, मतलब और BB+ रेटिंग इन्होंने यहाँ पर दी हुई थी। इतना ही नहीं, द रिवीजन इन द आउटलुक इज़ बेस्ड ऑन अ व्यू दैट द ग्लोबल सोडा ऐश इंडस्ट्री विल रिमेन oversupplied for longer than previously anticipated and demand in Europe has been weaker than expected। तो देखिए जो सोडा ऐश की इंडस्ट्री है ग्लोबली
सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड उस तरीके से है नहीं, तो प्राइजेज इनके कम हो रहे हैं। ठीक है, प्राइजेज इनके कम हो रहे हैं। यहाँ पर देखो, लीडिंग टर्किश सोडा एज एक्सपोर्ट टू पिवोट टू एशिया रिजल्टिंग इन इंडस्ट्री ओवर सप्लाई, और उसके चलते टाटा केमिकल जो है उनके मार्जिन के ऊपर दबाव बन रहा है, और यही वजह है कि फिंच ने ये बात यहाँ पर बोली हुई है। हालांकि कंपनी, अगेन मैं कह दूँ, ख़राब कंपनी नहीं है, ये अच्छी कंपनी है, और आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारी चीज़ों से ये लोग बाहर आ जाएंगे। जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो 20 लाख से भी ज़्यादा के शेयर आज ट्रेड होते नजर आए, लेकिन कल यहाँ पर आपको इससे डबल वॉल्यूम में ट्रेडिंग देखने को भी मिल सकती है। जहाँ तक बात करें, इसका ऑल टाइम हाई जो हाल फिलहाल में बना था वो 1350 रुपये के आसपास का था, और जहाँ तक बात करें मार्केट कैप तो वो 28,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है, जो देखा जाए तो अच्छा मार्केट कैप है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में देखो, इस कंपनी को मैं एज अ केमिकल की तरह नहीं देख रहा हूँ, मैं इसका एक ईवी के तौर पर भी मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक बैटरी में जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो बनाने वाली ये कंपनी है, और बड़े पैमाने पर ही अपने आप को अपग्रेड कर रही है वहाँ पर। तो मैं मानता हूँ कि वहाँ पर इनके लिए बेहतर चीज़ें हो सकती है। मतलब रीज़न सिंपल सा है कि आप खुद देखिए कि इनके खुद के ही क्लाइंट्स टाटा मोटर्स और JLR यहाँ पर है, उन्हीं को बैटरी सप्लाई होगा। और देखो, JLR एक ग्लोबल प्लेयर है, ठीक है, तो उसका एक फ़ायदा इनको ज़रूर मिलेगा, और भी बड़े प्लेयर्स यहाँ पर आ सकते हैं इनके बैटरी वगैरह इस्तेमाल करने के लिए। और जहाँ तक बात करिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 50% लोग कह रहे खरीदो, 50% लोग कह रहे बेचो, और कल मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको डिक्लाइन तो डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलेगा। ट्रिपल डिजिट में अगर आता है तब यहाँ पर सोचा जा सकता है, ट्रिपल डिजिट में। और जहाँ तक बात करें डिविडेंड को लेकर भी, तो अनाउंस इस बार 15 रुपये पर शेयर का हुआ है, और साल में एक ही बार पे करता है। पिछले साल इसने 17.5 रुपये का डिविडेंड पे करा था, इस बार 15 रुपये का पे कर रहा है। अगर आप यहाँ पर वैल्यूएशन के बारे में देखेंगे तो इसका जो पी है वो 15-16 के करीब का है, सेक्टर पी 29 का, मतलब सस्ता अभी भी है ये। लेकिन ख़राब न्यूज़ के चलते अगर ये थोड़ा सा और गिर जाता है तो ये और सस्ता होगा, लेकिन हाँ सस्ता नहीं होगा क्योंकि लॉस रिपोर्ट करा है इन्होंने, तो जाहिर सी बात है इसका पी रेशियो और महंगा भी हो जाएगा। जहाँ कोई भी एनालिस्ट अभी खरीदारी करने की बात नहीं कर रहे, फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इसके तो नंबर्स ठीक ठाक है, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कम और ख़राब मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर आप देखो तो एक टाइम था जहाँ पर 4,500 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू हुआ करते थे और 700 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है। घट के 500 हुआ, फिर घट के 428 हुआ, फिर घट के 150 हुआ, और अब तो सीधा नुकसान हो गया 840 करोड़ का। तो लगातार पिछले कुछ क्वार्टर में हालत ख़राब हुई है इनकी। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप देखो तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 37.98% की है, म्यूचुअल फंड 6.37% पर है, जो पहले 6.14% पर है, थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदी है। डोमेस्टिक की 14.32% की होल्डिंग 13.60 पर आई है, बिकवाली हुई है। एफआईएल्स की 14.06% की होल्डिंग 13.83 पर आई है, बिकवाली हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और एफआईएल्स की तरफ से बिकवाली है, और म्यूचुअल फंड की तरफ से हल्की फुल्की यहाँ पर खरीदारी डेफिनेटली देखने को मिली है। रिटेल और अदर की ज़्यादा क्वांटिटी है 28.22%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 22.39% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। अदर पार्टीज 5.83% का होल्ड उनके, मतलब स्टेक जो है वो उनके पास है। ओवरऑल टाटा केमिकल में इतना ही कहूँगा कि डेफिनेटली कल यहाँ पर एक बड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेगा, और मुझे लगता है कि अगर वो आता है, अगर ये गिरावट दिखाता है, अगर आपको यहाँ पर ट्रिपल डिजिट में शेयर जाता हुआ नज़र आता है, तो वहाँ पर आपकी नज़र डेफिनेटली होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि वो लेवल अट्रैक्टिव बन सकता है। क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो जब भी ये 950 की रेंज में गया, ठीक है, 950 से 1000 की रेंज में गया है, एक सपोर्ट वहाँ पर बना है। पिछले एक साल का भी अगर आप ग्राफ देखो तो एक क्लियरली इंडिकेशन है कि जब भी ये गिरावट दिखाई है इस रेंज में, जब भी गया है कि एक बाइंग इंटरेस्ट आया है, लेकिन लंबे समय से कंसोलिडेट भी कर रहा है। 2021 के टाइम से ये इसी रेंज के आसपास है, कोई ग्रोथ नहीं आई है। जब आई थी तो बहुत बड़ी तेज़ी आ गई एक ही झटके में, और अभी पिछले लंबे समय से कुछ भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि जो ईवी वाला जो इनका सेगमेंट है वो इनके लिए अच्छा परफॉर्म कर सकता है। यही वजह है कि मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अभी तो नहीं, लेकिन अगर आपको ये 960 या फिर 975 के आसपास देखने को मिलता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बाय ऑन डिप्स, मतलब हर 10% के डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके, और आपका जो आउटलुक है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि अभी भी कंसोलिडेट तो करता रहेगा ये। धीरे धीरे जब ईवी वाले ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेगी तब चीज़ें यहाँ पर बेहतर हो सकती है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। टाटा केमिकल के बारे में आप क्या सोचते हैं
वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।